नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 इयर्स कोर्स एलएलबी 5 इयर्स कोर्स में आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके विषय के अनुसार जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर के हम बात कर रहे हैं आपसे। जो पुराने वर्ष में सवाल पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसका एक अवलोकन करके, उसका एक मूल्यांकन करके हम लोग लगातार बात करते हैं कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो इस बार आने की जिनकी उम्मीद है और कौन से वर्ष जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। अभी अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी 3 इयर्स कोर्स के एक पेपर के बारे में, जो कि है 3rd ईयर 6th सेमेस्टर का प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड क्राफ्ट का जो विषय है। ऑनर्स में भी ये विषय है, 3 इयर्स में भी ये विषय है। और कहें कि जो आप कल को कोई जो वैदिक व्यवसाय करने जा रहे हैं, चाहे बार के सदस्य के रूप में, चाहे बेंच के सदस्य के रूप में, आपके लिए ये विषय पढ़ना और आपको इस विषय की समझ होना बेहद ही आवश्यक है। क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स या वृत्तिक आचार कहें कि वो नियम हैं, वो कायदे हैं जो कि आप कचहरी में, कोर्ट प्रीमाइस में प्रयोग में लाते हैं और उससे आपका जो व्यक्तित्व का विकास है और जो आपकी वकालत का विकास है, चाहे आपकी जजशिप का विकास है, वो होता है। अब अगर सिलेबस की बात कर ले, 4 यूनिट के सिलेबस में पहली यूनिट जो है वो लीगल प्रोफेशन के विकास की है कि लीगल प्रोफेशन भारत में वैदिक व्यवसाय जो है वो कैसे उसकी शुरुआत हुई, कैसे उसका विकास हुआ और कैसे उसका उत्तरोत्तर विकास होता ही चला जा रहा है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया कैसे हुआ। उसके बाद जो जैसे आप जब लॉ की पढ़ाई पूरी करते हैं तो लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपका इनरोलमेंट होता है एज एन एडवोकेट। अभी बहुत सारे लोग अपनी बाइकों पे, अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में पहले साल में एडमिशन लेते ही एडवोकेट लिखवा लेते हैं, जो बिल्कुल अपराध की श्रेणी में आता है। तो वो जो एडवोकेट शब्द है, जो एडवोकेट की जो टाइटल है, वो आपको कब मिलता है? जब आप एडवोकेट्स एक्ट के अंतर्गत एडवोकेट के रूप में आपका एनरोलमेंट हो जाता है तब। उसके पहले आप एडवोकेट नहीं लिख सकते हैं। एडवोकेट का मतलब लॉयर का मतलब, अटॉर्नी का मतलब, बैरिस्टर का मतलब, सबका अंतर होता है। अभी हम लोग केवल एडवोकेट शब्द की बात कर रहे हैं, क्योंकि एडवोकेट ही है जो एक कोर्ट प्रीमाइस के अंदर बहस कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। जो एडवोकेट एक्ट के अंदर एनरोलमेंट जिसका हुआ है, वही अपनी गाड़ी पर भी एडवोकेट लिखवा सकता है, वही अपने घर में भी एडवोकेट का बोर्ड या तख्ती लगवा सकता है। तो जो ये एनरोलमेंट होता है किसके माध्यम से होता है? स्टेट बार काउंसिल के माध्यम से होता है। तो स्टेट बार काउंसिल का गठन कैसे होता है, उसका काम क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, किस लिए है, किस प्रकार से वो अधिवक्ता के हित में या लीगल प्रोफेशन के हित में काम करता है, ये सब आपको पढ़ना होता है। और उसी में पहले तो सारे स्टेट्स में बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उसके बाद एक केंद्र में बार काउंसिल है, जो सारे स्टेट के बार काउंसिल के ऊपर नियमन और नियंत्रण की व्यवस्था करती है। और साथ ही साथ देश भर में जो लॉ की पढ़ाई है, आप बहुत बार, अभी जैसे आप लास्ट ईयर में हैं तो कई बार आपके मन में आता होगा कि क्या एलएलएम 1 ईयर का कोर्स वैलिड है या नहीं, या क्या एलएलबी करने के तुरंत बाद हम जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना भी है, सब लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो पढ़ाई लिखाई के नियम कायदे हैं और तमाम सारी और अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो देश भर में उसको कौन बनाता है? वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाती है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फंक्शन है, पावर है, वो भी आपको पहली यूनिट में पढ़ना होता है। उसके साथ साथ आपको पढ़ना होता है, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एडवोकेट का एडमिशन कैसे होगा, उसका एनरोलमेंट कैसे होगा। तो एक एडवोकेट जो है वो जब लीगल प्रैक्टिस में आता है तो उसका एनरोलमेंट होता है। वो चाहे तो अगर किसी सर्विस में, अन्य सर्विस में जा रहा है, वकालत नहीं करना चाह रहा है, तो अपना जो प्रमाण पत्र है उसको सरेंडर भी कर सकता है, उसकी भी व्यवस्था है। और वो चाहे तो उसको दोबारा से गेन भी कर सकता है, दोबारा से उसको रिक्लेम भी कर सकता है, अगर वो दोबारा से लीगल प्रैक्टिस में आ रहा है तो। दूसरी यूनिट जो है वो शुद्ध रूप से प्रोफेशनल एथिक्स की, वृत्तिक आचार की है कि किस प्रकार से आपका जो आचार विचार व्यवहार है कोर्ट प्रीमाइस में रहना चाहिए। लिखा पढ़ी में लिखा हुआ है, बाकी कैसा व्यवहार है आप सब जानते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स एंड एडवोकेसी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल के पास क्या क्या, उसके पास क्या क्या मानक होने चाहिए। कंडक्ट एंड एटिक्वेट, कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरेस्ट एंड ड्यूटी। बहुत बार ये बहस होती है टीवी चैनलों पर, जब मीडिया ट्रायल होता है किसी केस का, अनावश्यक मीडिया ट्रायल होता है, तो बहुत बार कहा जाता है कि जो वकील है वो किसी गलत व्यक्ति का साथ दे रहा है। वो वकील जान रहा है कि फलाने हत्या किया है या फलाने कुछ गलत किया है, उसका साथ दे रहा है, सहयोग कर रहा है। तो वहां पर आप बड़े बड़े विद्वान अधिवक्ताओं का क्या कहा हुआ सुनते हैं कि वो केवल अपने क्लाइंट की मदद कर रहे हैं, वो केवल अपने क्लाइंट को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि वो देवता नहीं है, ईश्वर नहीं है। लेकिन कुछ मैनर होने चाहिए, कुछ एटिक्वेट्स होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसकी बात यहाँ पर आप पढ़ते हैं। अब उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, यहाँ से एक बड़ा सवाल बनता है, उसकी ड्यूटी कोर्ट के प्रति क्या है, उसकी ड्यूटी अपोनेंट के प्रति क्या है, उसकी ड्यूटी अपने कलीग के प्रति क्या है, उसकी ड्यूटी अपने जूनियर्स के प्रति क्या है, और उसकी ड्यूटी समाज के प्रति क्या है। इस प्रकार से उसकी अलग अलग प्रकार किस्म की ड्यूटीज़ हैं, वो पढ़ना आपको होता है। और ऑब्लिगेशन जो है रेंडर लीगल एड, जो उसको लीगल एड करने देने का, लोगों को विधिक सहायता करने का जो उसके जो ऑब्लिगेशन है वो क्या है।
तीसरी यूनिट में आप पढ़ते हैं बेंच और बार के रिलेशनशिप। अब बेंच क्या है? बेंच का मतलब न्यायाधीशों से संबंधित है, बार का मतलब वकीलों से अधिवक्ताओं से संबंधित है। तो बेंच का और बार का कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक साइकिल के दो पहिए हैं। बिना बार के बेंच की कोई अहमियत नहीं है, और बेंच नहीं है तो बार किसके सामने बहस करेगी। तो दोनों के बीच में एक सामंजस्य होना समाज के लिए बहुत आवश्यक है। जब आप पाते होंगे कि जब अधिवक्ताओं की हड़ताल होती है, जो बड़े शहर हैं, या मैं छोटे बड़े को अंतर नहीं कह रहा हूँ, जब भी अधिवक्ताओं की हड़ताल होती है पूरा का पूरा शहर प्रभावित हो जाता है, केवल इसलिए क्योंकि एक जो बड़ा समुदाय, एक बौद्धिक समुदाय है, वो जब बौद्धिक समुदाय अपने हट पर आता है, वो जब बौद्धिक समुदाय अड़ता है किसी बात पर, तो पूरा शहर परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है। और ये सभी आपने महसूस किया होगा, और कल को आप लोगों को महसूस भी करवा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको पढ़ना होता है जो बार बेंच के बीच में रिलेशनशिप है वो क्या है। रेसिप्रोसिटी एज पार्टनर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अधिवक्ता को कोर्ट ऑफिसर भी कहा जाता है, कोर्ट का अफसर होता है वो। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, जो न्याय निर्णय की व्यवस्था है, उसमें अधिवक्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेंच और बार की रिलेशनशिप में अपनी जो भूमिका अदा करता है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या हुआ? जज के सामने चिल्लाना क्या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है? क्या जज के सामने अपनी दलील देते देते आवाज ऊंची कर लेना मिसकंडक्ट होता है? या तू कह देना मिसकंडक्ट होता है? इस प्रकार से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अभी हाल में दिल्ली में एक केस आया था ऐसा, जिसमें जो वादी था उसने महिला जज को बोला कि बाहर निकल तो मैं तुझे देखता हूं, ऐसा करके। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की जो परिभाषा है वो जब आप पढ़िएगा तो पाइएगा कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है कि वकील जो है, अधिवक्ता जो है, वो कोर्ट प्रीमाइज में अगर कोई मिसकंडक्ट कर रहा है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। या अगर वो पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, या किसी शोरूम में या कहीं पर खड़ा हुआ है, वहां अगर कुछ बात कह रहा है, वो कुछ गलत तरीके से बात कर रहा है, तो क्या वो भी उसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा? इस प्रकार से आप उसका अंतर समझिएगा। एडवोकेट्स के पास कौन से राइट्स हैं, एडवोकेट के पास कौन से प्रिविलेजेस हैं? आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा हुआ है, अब तो खैर साक्ष्य अधिनियम है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आप प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। और वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में जो एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच की जो बातचीत है वो भी प्रिविलेज्ड है। वहाँ पे एक बार आप उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। बार बेंच रिलेशन एंड हाउ टू बिकम अ गुड लॉयर। कैसे आप एक गुड लॉयर बनेंगे, कैसे आप अच्छे अधिवक्ता बनेंगे, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। चौथी यूनिट पूर्णतः कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की है। ऊपर जो आप पढ़ रहे होते हैं वो एडवोकेट एक्ट 1961 का है। इसी के साथ साथ द एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 2001 का है, उसको भी थोड़ा सा अगर आप देख करके आएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा लिखने में, और लोगों से थोड़ा सा अधिक कहें कि आकर्षक लिखने में आपके लिए लाभ होगा। चौथी यूनिट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की है। छोटा सा आप इसको समझिए कि सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट आपको समझना है कि क्या एक जज साहब अपने कंटेम्प्ट का जो ट्रायल है वो खुद ही कर लेंगे या किसी अन्य के पास भेजना पड़ता है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट इन इंडिया, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है? बहुत पूछा जाता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है 1971 का, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, इसकी जो संवैधानिकता है, क्या वो है या ये केवल एक प्रिविलेज ही है, केवल प्रेरोगेटिव ही है। उसके बाद आगे है काइंड्स ऑफ कंटेम्प्ट, जिसमें आपको सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट पढ़ना होता है। क्या जजेस भी कंटेम्प्ट कर सकते हैं? क्या मजिस्ट्रेट भी कंटेम्प्ट कर सकते हैं? क्या लॉयर और अन्य व्यक्ति भी कंटेम्प्ट कर सकते हैं? इस प्रकार से आपको पढ़ना है। कौन कॉग्निजेंस लेगा? किस प्रकार की प्रक्रिया है? क्या सिविल प्रक्रिया है, क्रिमिनल प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? कैसे कंटेम्प्ट डिफेंस के अगेंस्ट आप जाएंगे अपील के लिए, और इसके क्या पनिशमेंट है, क्या रेमेडीज है। अब जो सवालों की बात करें, जो बड़े सवाल आपके लिए जरूरी होते हैं, एक सवाल आपको वो जो मेयर कोर्ट से शुरू करके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जिस प्रकार से हुआ है, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो, किस प्रकार से भारत में विधिक व्यवसाय का, भारत में किस प्रकार से आप बार बार पढ़ते होंगे कि फला बैरिस्टर थे, फला बाहर से पढ़ करके लौटे, और दिमाग में सवाल भी आता होगा कि कोई अफ्रीका से पढ़ करके आ रहा था, कोई नीदरलैंड से पढ़ करके आ रहा था, कोई किसी और देश से पढ़ करके आ रहा था, तो भारत में वो किस प्रकार से अपना लीगल प्रोफेशन एक्सरसाइज करता था। तो पढ़िएगा कि किस प्रकार से जो हमारा कानून है और जो राष्ट्रमंडल देशों का कानून है, कैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जो बाहर के लोग पढ़ करके यहाँ पर आते थे, मतलब अपने लोग जो बाहर पढ़ने जाते थे और वापस आकर के प्रैक्टिस कर सकते थे। तो भारतवर्ष में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ लीगल प्रोफेशन का, कौन कौन सी चीज़ें उसमें सहायक सिद्ध हुई, कौन कौन से अधिनियम आए, कौन कौन से अधिनियमों के माध्यम से, एक्ट्स के माध्यम से कोर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो ये सब पढ़िएगा। एक सवाल आपको यहाँ पर निबंधात्मक किस्म का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का मिलता है। दूसरा सवाल आपको स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों में बहुत छोटा सा अंतर आपको मिलेगा। उस अंतर पे आधारित करके आप दोनों की चीज़ों का जो कार्यप्रणाली है उसका अंतर पढ़िएगा। स्टेट बार काउंसिल का गठन कैसे होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कैसे होता है। जैसे आप लोकसभा राज्यसभा साथ में पढ़ते हैं, वैसे साथ में एक लाइन खींच करके इधर उधर लिख के तब पढ़िएगा। स्टेट बार काउंसिल के जो लोग, उसमें कौन लोग हैं जो वोट देते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कौन से लोग हैं जो वोट दे करके या मनोनयन करके किस प्रकार से उसमें लोगों को चुनते हैं, दोनों के काम क्या है, दोनों किस प्रकार से काम करते हैं, और दोनों किस प्रकार से निर्णायक सिद्ध होते हैं किसी एडवोकेट के एनरोलमेंट के लिए, किसी एडवोकेट के एडमिशन के लिए, किसी एडवोकेट के सस्पेंशन के लिए।
कब कोई एडवोकेट जो है वो उसका लाइसेंस जिसको हम बोलते हैं, जिसको उसका रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो कैंसिल किस स्थिति में हो सकता है, उसका एनरोलमेंट कैंसिल किस स्थिति में हो सकता है, बार काउंसिल किस धारा में जाकर के काम करती है। और वहाँ पे छोटे छोटे सेक्शन है, चाहे वो बार काउंसिल का जो कोर्स है, मीन जो फंड जो है वो पढ़ लीजिएगा किस सेक्शन में है। तो इसे कभी कभी बहुत ए बी करके सवाल आपसे छोटे पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको 2 सवाल मिल जाते हैं। दूसरी यूनिट अगर हम देखें तो वहाँ पर एक सेबल लैंप ऑफ एडवोकेसी करके एक टॉपिक है। सेबल लैंप ऑफ एडवोकेसी मतलब कि एडवोकेसी के साथ उसमें कहें कि बेहतर एडवोकेट जो होता है उसके पास 7 गुण होने चाहिए। सेबल लैंप्स ऑफ एडवोकेसी करके उसको आप सेबल लैंप्स पढ़िएगा कि जो एक उसकी जो कोर्ट के अंदर उसका क्या आचार व्यवहार होना चाहिए जिससे वो एक बेहतर एडवोकेट बन सके। यहाँ एक सवाल आप उसका इस प्रकार के एथिक्स का आता है, उसके कंडक्ट और एटिक्वेट वगैरह का आता है, सेबल लैंप ऑफ एडवोकेसी वाली बात आती है। दूसरी चीज उसकी ड्यूटीज को लेकर के एक सवाल आता है, उसकी ड्यूटीज पूछ ली जाती है। कभी कभी स्पेसिफिक होकर कहा जाता है कि बताओ अधिवक्ता की ड्यूटी कोर्ट के प्रति क्या होती है, अधिवक्ता की ड्यूटी उसके कलीग के प्रति क्या होती है, समाज के प्रति क्या होती है। नहीं तो कभी कभी उसकी जो पूरी की पूरी होल सोल ड्यूटी है पूछ ली जाती है कि एक अधिवक्ता का दायित्व तो क्या क्या है, किसके किसके प्रति दायित्व है बताइए। तो ड्यूटीज वाला जो टॉपिक है वो पढ़िएगा, उधर सेबल लैंप ऑफ एडवोकेसी और जो उसके स्टैंडर्ड वगैरह वाली चीज़ें हैं वो पढ़ लीजिएगा। तीसरी यूनिट में से 2 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। एक तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वाली बात है कि किस चीज़ को कहा जाएगा कि वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, कौन सा ऐसा काम कर दे अधिवक्ता कि कहा जाएगा कि ये उसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और किस प्रकार से उसका अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट उसने कर दिया है तो अब उसके पास क्या उपाय है कि उसके साथ क्या होगा, उसका जो लाइसेंस वगैरह को लेकर के, उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह को लेकर के क्या होगा, वहाँ से उसको जरूर उसकी ज़रूरत है, पढ़ लीजिएगा। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो आपको एक लंबा चौड़ा हो सकता है कोट दिया जाए, उस कोट का मतलब हो सकता है आपको थोड़ा समझने में समय लगे, लेकिन थोड़ा आप जब उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो बार बेंच रिलेशनशिप की बात कर रहा है और वो चाह रहा है कि आप बार बेंच रिलेशनशिप की बात करें, बार बेंच रिलेशनशिप पर ऐसे जैसा आप आंसर दें। तो प्रयास ये करिएगा कि जिस समय आप उसको पढ़िए, कोर्ट को पढ़िए। कई बार ऐसा हुआ है कि सीधे सीधे बार बेंच रिलेशनशिप ना पूछ करके पूछा गया कि वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, या जैसे इसमें लिखा हुआ है कि रेसिप्रोसिटी एज पार्टनर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बार के लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में पार्टनर है, बेंच के लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के पार्टनर है। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर हड़ताल हो गई, अगर अधिवक्ताओं ने किसी जज का बायकॉट किया, कहा इनकी भाषा नहीं ठीक है, इनकी जो बात करने का तरीका है वो नहीं सही है, तो वो जज साहब अकेले बैठ करके एक्सपर्टे सुन करके किसी को कि तुम आ जाओ, तुम्हें सुन ले रहे हैं, हम खुद ही सुन ले रहे हैं, तुम खुद ही अपनी बहस कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में दोनों की ही बराबर भूमिका है, दोनों ही बराबर सहायक हैं। तो वहाँ पर आपको बार बेंच रिलेशनशिप को लेकर के एक अच्छा खासा ऐसे तैयार करके जाना है, कम से कम 5-7 पॉइंट्स में जाइएगा, हेडिंग्स बना करके कि किस प्रकार से दोनों की महती भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। और वहीं से ये जो एडवोकेट के राइट्स क्या क्या हैं, एडवोकेट के प्रिविलेजेस क्या क्या हैं, एडवोकेट के राइट अगेंस्ट क्लाइंट भी पूछे जाते हैं कि क्लाइंट के अगेंस्ट क्या राइट है। कभी कभी फीस को लेकर के पूछा जाता है। तो यहाँ से 2 सवाल आप इसको तैयार करके जाइएगा। चौथी यूनिट में 2 सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है। एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जान लीजिएगा, जैसे आप लीगल प्रोफेशन का डेवलपमेंट पढ़ते हैं वैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या आवश्यकता थी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं है, किस केस में कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को वायलेट नहीं करता है, या अगर कहा गया करता है तो कौन सा केस है जिसमें कहा गया कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फला आर्टिकल को, उसके उद्देश्य को, उसके प्रोविजन को वायलेट करता है, और किसमें कहा गया नहीं करता है। तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, उसकी जो संवैधानिकता है, उसको पढ़ करके आपको जाना ही जाना है। उसके बाद दूसरा सवाल यहीं से बनता है काइंड्स ऑफ कंटेम्प्ट में सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, दोनों कायदे से पढ़िएगा, दोनों के एग्जांपल्स पढ़िएगा कायदे से कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सिविल कंटेम्प्ट में आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आएंगी। क्या वकील साहब अगर बात करते करते, अधिवक्ता जो है वो बात करते करते कोई पेपर है अगर उठा करके फेंक देता है जज साहब के सामने, तो क्या वो कंटेम्प्ट में आएगा? या जो जैसा फिल्मों में आपने देखा है कि कोई डायलॉगबाजी हो रही है, हल्ला मच रहा है, हाथ पटक रहे हैं, तो क्या ऐसी अगर हरकत की जाए तो कंटेम्प्ट में आएगा कि नहीं आएगा, वो चीज़ आप समझिएगा। कंटेम्प्ट अगर हो गया तो उसका ट्रायल कैसे होगा, उसका विचारण कैसे होगा, उस पर सजा कैसे मिलेगी, सजा किस प्रकार की मिलेगी, ये सब भी जरूरी है। एक तो सवाल इस प्रकार का बनता है। दूसरा सवाल इस प्रकार का बनता है कि क्या जो जज साहब हैं वो अपने ऊपर हुए कंटेम्प्ट का, जो उनको लग रहा है कि मेरा कंटेम्प्ट हो गया, मेरी बात नहीं मानी गई या मुझसे कुछ बेअदबी की गई, तो क्या वो उस अपने ऊपर हुए कंटेम्प्ट का, जो उनको लगता है कि कंटेम्प्ट हुआ है, उसका विचारण, उसका ट्रायल, उसका जो अवलोकन है वो खुद ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद कभी कभी छोटे छोटे पॉइंट्स में ए बी करके ड्यूटी टू कलीग क्या होता है, उनका लीगल एड प्रोवाइड कराने का जो व्यवस्था है वो क्या है, हाई कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, मेयर कोर्ट क्या थी, प्रेसिडेंसी कोर्ट क्या थी, बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास में जो कोर्ट्स स्थापित हुई थी वो उनके बारे में बताइए, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में बताइए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें कभी आपसे पूछी जाती हैं। और
मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि जो आप इसमें जब ये पढ़िएगा तो दोनों का खास अंतर देख लीजिएगा कि पहली 3 यूनिट जो है वो एडवोकेट्स एक्ट 1961 की बात करती है, चौथी यूनिट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की बात करती है। ऐसा ना हो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिखते लिखते आप एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा फला लिख करके चले आए। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आए वहां पर एक्ट बदल देना है, और जब तक बात हो रही है एडवोकेट्स के एनरोलमेंट की, सस्पेंशन की, उनके राइट्स वगैरह की, वो सारी की सारी उनके फंड्स की, उनके वेलफेयर की, उनकी सुख सुविधा की, तो वो सारी की सारी बात एडवोकेट एक्ट 1961 में है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका अगला पेपर जो भी होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए आप सभी लोग। और आपके आखिरी वर्ष का आखिरी सेमेस्टर का ये पहला पेपर है, इसलिए विशेष शुभकामनाएं आप सभी को। अन्य लोगों को भी जाते जाते जोड़िएगा, एलएलएम की तैयारी करते रहिए, उसके वीडियो जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।